स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.2.2 को स्टार्ट करेंगे। मिडल थर्ड रूल, उसी को हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन देखेंगे। तो मिडल ऑफ थर्ड रूल सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये भी पॉइंट हम साथ साथ ही देखेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब मिडल थर्ड रूल विथ नीट डायग्राम। हमें क्वेश्चन रीड करके ही आपको मालूम होगा कि इसमें क्या क्या लिखना है। कैलकुलेट द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d एंड शो इट ऑन स्केच। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्टेट मिडल थर्ड रूल, ड्रॉ स्केच ऑफ कोर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, स्टेट डायमेंशंस ऑफ कोर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड मिडल थर्ड रूल विथ रेफरेंस टू रेक्टेंगुलर सेक्शन। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोर ऑफ सेक्शन एंड स्टेट मिडल थर्ड रूल। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम देख लेते हैं और मिडल थर्ड रूल भी डिस्कस करते हैं और उसी के साथ साथ लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ये भी हम देख लेते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन तो डिफरेंट है, मीन्स पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पर आंसर जो भी होता है वो सेम ही रहता है। तो सबसे पहले मिडल थर्ड रूल हम डिस्कस करते हैं। मिडल थर्ड रूल एक्चुअल में क्या होता है। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, हमने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया। इफ द लोड इज अप्लाइड एट लोकेशन अलोंग द मिडल थर्ड पार्ट ऑफ बोथ mutually perpendicular axis, then the stresses produced are होए ऑफ कॉम्प्रेसिव नेचर। मीन्स आप देख सकते हो, अगर हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में मिडल थर्ड पार्ट में मीन्स ये देखो, हम ये जो भी टोटल पूरा का पूरा पार्ट होता है तो इसके हम 3 डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वाला सेकेंड, तो इस 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो मिडल थर्ड पार्ट मीन्स मिडल पार्ट बोथ मैच्युअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीन बोथ द एक्सिस पर, इस एक्सिस पर भी और इसके भी हम क्या करते हैं 3 पार्ट करते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर एक और यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन सभी में अगर हम इसके अंदर हम कहीं पर भी लोड अप्लाई करते हैं तो जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, जो भी स्ट्रेसेस या फिर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो कॉम्प्रेसिव, उसका जो भी नेचर होता है वो कॉम्प्रेसिव ही रहता है। अगर हमने ये देखो, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारा, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर हमने इस पार्ट में अगर हमने लोड अप्लाई किया कहीं पर भी, यहाँ पर करो, यहाँ पर करो, यहाँ पर कहीं पर भी लोड अप्लाई करो, तो जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होंगे वो कॉम्प्रेसिव, उसका नेचर जो भी है वो कॉम्प्रेसिव रहेगा। यही मिडल थर्ड रूल कहता है। ये देखो, मैं एक और डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मिडल थर्ड रूल। तो देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी डायग्राम निकाली है। तो देखो टोटल कितना है, b है टोटल, तो सेंटर में से b/2 इधर हो जाता है। तो टोटल जो भी विड्थ है इस रेक्टेंगुलर की, तो हम इस b को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, b/3, b/3, b/3 और b/3। तो जो भी मिडल का पार्ट होता है b/3, जो भी मिडल का थर्ड पार्ट होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और जो भी थिकनेस या फिर डेप्थ यहाँ से यहाँ तक d/3 टोटल d को हमने d/3 से डिवाइड किया, मीन्स 3 इक्वल पार्ट बनाए हैं हमने। तो इसमें अगर हमने कहीं पर भी लोड अप्लाई किया तो जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होंगे वो, उसका नेचर जो भी होगा वो कॉम्प्रेसिव ही रहेगा। यहाँ पर टेंशन डेवलप नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी केस में सिग्मा मैक्सिमम की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सिग्मा मिनिमम की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि दोनों का नेचर जो भी है वो कॉम्प्रेसिव ही रहेगा। यही मिडल थर्ड रूल कहता है। अगर आप
देख सकते हो आप डेफिनेशन यहाँ पर, अगर मिडल थर्ड पार्ट पर लोड अप्लाई करते हो बोथ द एक्सिस, बोथ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो कॉम्प्रेसिव या फिर उस स्ट्रेसेस का जो भी नेचर होता है वो कॉम्प्रेसिव ही रहता है, ऐसा मिडल थर्ड रूल कहता है। समझ में आ गया आपको? जो भी मिडल थर्ड का पार्ट होता है अगर हमने कहीं पर भी लोड अप्लाई किया तो जो भी स्ट्रेसेस होते हैं वो कॉम्प्रेसिव नेचर होगा उस स्ट्रेस का। तो इतना ही मिडल थर्ड रूल कहता है। तो समझ में आ गया ए रेक्टेंगुलर पार्ट। तो अब ये b/3 कैसे आया, तो उसे हम प्रूफ करते हैं कि ये b/3 किस प्रकार से आता है। तो ये देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन था ना, स्टेट मिडल थर्ड रूल, तो ये मिडल थर्ड रूल इस प्रकार से उसकी डेफिनेशन लिख देना। अगर आपको कहीं पर स्केच, देखो यहाँ पर डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब मिडल थर्ड रूल विथ नीट स्केच, तो ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ये डायग्राम भी निकाल सकते हो। ये डायग्राम निकालो या फिर ये वाली डायग्राम निकालो, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे। बोथ डायग्राम आर सेम, सिर्फ इसमें ज्यादा दिखाया है, ये एक्स दिखाया है, इसेंट्रिसिटी EY दिखाया है, फिर 2EY, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन और एक डायग्राम निकाल देना। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d एंड शो इट ऑन स्केच, अगर इस टाइप में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए, इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मिडल थर्ड रूल डेफिनेशन लिख देना और ये डेफिनेशन लिखने के बाद उसे प्रूव करना। तो यहाँ पर हम अभी प्रूफ देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो भी प्रोसीजर है प्रूफ करने का वो लिख देना। किस क्वेश्चन के लिए? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो चलो देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ b एंड थिकनेस d एज शोन इन द फिगर। तो हम उसकी विड्थ b ऐसा एज्यूम करते हैं और थिकनेस d ऐसा एज्यूम करते हैं। समझ में आ गया? और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन प्रूव करने के लिए, तो इस टाइप में भी आंसर यही रहेगा। तो देखो हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन एज्यूम किया है जिसकी विड्थ b है और थिकनेस d है, b और यहाँ पर d है, देख सकते हो आप। ये सबसे पहले रेक्टेंगुलर, सिंपल सा रेक्टेंगुलर है ऐसा कंसिडर करो, ये बीच में का कोई भी पार्ट नहीं है, ऐसा सिर्फ कंसिडर करो। तो आप देख सकते हो एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया क्या आ जाएगा? b इंटू डी आ जाएगा, b इंटू डी। और उसके बाद सेक्शन मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होता है? IXX अपॉन y मैक्स। तो IXX मीन्स BD³/12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस हमने देखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? BD³/12। और y मैक्स मीन्स क्या होता है? x एक्सिस का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर ZXX निकाल रहे हैं, तो y मैक्स क्या होता है? देखो D/2 मीन्स ये रही हमारी x एक्सिस। तो यहाँ से टॉप मोस्ट फाइबर तक डिस्टेंस होता है, तो टोटल कितना है? d है, तो यहाँ पर D/2 हो जाता है। समझ में आ गया आपको y मैक्स किस प्रकार से आ गया है यहाँ पर D/2। तो उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करने के बाद BD² / 6 हो जाता है। ये हमने किस प्रकार से सिंप्लीफाई होता है ये हमने ऑलरेडी देखा है। सेम उसी प्रकार से ZYY का भी IYY अपॉन y मैक्स। तो IYY मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस मीन्स y एक्सिस जिस साइड को डिवाइड करती है उसका क्यूब होता है, यानी कि b साइड को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर DB³/12 डिवाइडेड बाय b/2। y मैक्स हम ZYY का निकाल रहे हैं, ZYY का। तो यहाँ से टॉप मोस्ट फाइबर तक डिस्टेंस होता है जो कि b/2 हो जाता है, इसलिए y मैक्स यहाँ पर b/2 आ जाता है। तो कैलकुलेशन करने के बाद DB² / 6 हो जाता है, यानी कि आप ऐसा भी लिख मीन्स याद में रख सकते हो, y एक्सिस जिस साइड को डिवाइड करती है उसका स्क्वायर होता है और डिवाइडेड बाय 6 होता है।
सेक्शन मॉड्यूलस का। समझ में आ गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो उसका क्यूब होता है, इस प्रकार से जिस भी साइड को डिवाइड करती है उसका क्यूब होता है। ऐसा सिंपल सी ट्रिक है अंडरस्टैंड रखने के लिए। तो यहाँ पर हमने z(x) निकाला, zy(y) निकाला। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर नो टेंशन और जीरो टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन, जो कि हमने यहाँ पर देखी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमने लेक्चर नंबर 20 में देखी थी। नो टेंशन कंडीशन जो थी हमारी, देखो E इज लेस देन और इज इक्वल टू z/A। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। E इज लेस देन इज इक्वल टू z(x)/A और एंड E इज लेस देन और इज इक्वल टू zy(y)/A। तो z(x)(x) की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर z(x)(x) की वैल्यू निकाली है bd² डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर bd² डिवाइडेड बाय 6 अपॉन एरिया, एरिया मीन्स b इंटू डी। सेम उसी प्रकार से db² डिवाइडेड बाय 6 अपॉन bd। तो यहाँ पर आप देख सकते हो E इसेंट्रिसिटी इज लेस देन और इज इक्वल टू d/6। आफ्टर कैलकुलेशन देखो यहाँ पर b कैंसिल हो जाता है, d² और da भी कैंसिल हो जाता है, मीन्स यहाँ पर एक d रह जाता है, तो d डिवाइडेड बाय 6। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी b/6 रह जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस कितनी हो जाएगी, d/6, एंड इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस कितनी हो जाएगी, d/6। तो देखो मैं यहाँ पर मेंशन लिखता हूँ, आपको ध्यान से समझाता हूँ। इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, d/6 होगी। ये टोटल कितनी है, b है, तो b/6 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और ये b/6, ये b/6 और ये b/6, यानी कि b/6 प्लस b/6 b/3 हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसेंट्रिसिटी x एक्सिस की b/6, तो 2ex, यानी कि ये एक ex और ये ex टोटल कितना हो जाता है। यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस देख रहे हैं, यानी कि d/6 देख रहे हैं। मैंने अभी जो भी एक्सप्लेन किया वो इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ex जो भी है d/6 आ चुका है इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस, यानी कि इसेंट्रिक अबाउट x एक्सिस मीन्स वो इसेंट्रिसिटी y एक्सिस पर होती है। देखो तो जो भी टोटल d है, तो यहाँ से यहाँ तक d/6 है और यहाँ से यहाँ तक d/6 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक d/6 है इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस। तो d/6 प्लस d/6 क्या होता है, d/3 हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये एक इसेंट्रिसिटी हो चुकी, यहाँ से यहाँ तक ex और यहाँ से यहाँ तक ex, यानी कि ex प्लस ex 2ex हो चुका है। तो इसीलिए d/3 प्लस d/6 प्लस d/6 d/3 हो जाता है। समझ में आ गया। मिडल थर्ड रूल किस प्रकार से प्रूफ होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू d/3। तो यहाँ पर मिडल थर्ड रूल जो भी है वो प्रूफ हो चुका है। सेम उसी प्रकार से इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस जो कि b/6 से है, देख सकते हो आप यहाँ पर इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक b/6 है और यहाँ से यहाँ तक b/6 है। तो b/6 प्लस b/6 b/3 हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस मीन्स यहाँ से इसेंट्रिसिटी होती है अलोंग x साइड। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो भी है वो प्रूफ हो चुकी है, यानी कि हमने जो भी b/3 d/3 निकाला था ना, इस ये देखो यहाँ पर b/3 d/3, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। ये किस प्रकार से आई ये हमने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नो टेंशन कंडीशन अप्लाई की है, इसेंट्रिसिटी इज लेस देन इज इक्वल टू z/A बोथ द एक्सिस। तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट आ चुका है, 2ex इज इक्वल टू d/3 एंड 2ey इज इक्वल टू b/3। तो फॉर नो टेंशन कंडीशन द लोड मस्ट लाई विद इन द मिडल थर्ड शेडेड एरिया of eccentricity 2e as shown in the figure,
दिस इज नाउन एज मिडल थर्ड रूल, तो इसे ही हम मिडल थर्ड रूल कहते हैं। द सेंट्रल शेडेड पोर्शन इज आल्सो कॉल्ड कोर और कर्नल ऑफ अ सेक्शन। जो भी ए मिडल का पार्ट होता है ना, तो इसे हम कोर भी बोलते हैं, इसे हम कर्नल भी बोलते हैं, और एज वेल एज इसे हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं। लिमिट यानी कि इससे अगर बाहर चला जाएगा या फिर इससे ज्यादा इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, जो भी कोर दिखाई दे रहा है ना आपको, इससे अगर ज्यादा इसेंट्रिसिटी हो जाएगी तो टेंशन डेवलप होगा, इसलिए हम इसे कोर भी बोलते हैं, कर्नल भी बोलते हैं, और एज वेल एज हम इसे लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है या फिर कैलकुलेट किया है हमने लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d एंड शो इट ऑन स्केच। तो इस प्रकार से स्केच भी निकाल देना, सिंपल सा पार्ट है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है, नो टेंशन कंडीशन, और ये फॉर्मूला E इज लेस देन इज इक्वल टू जेड अपॉन ये हमको याद ही रखना है, तभी हम 1.2 में जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो हम सभी सॉल्व कर सकेंगे, या फिर आपको वो सभी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, मिडल थर्ड रूल देखा, और उसी के साथ साथ हमने लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन भी देख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन यानी कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर अ सर्कुलर सेक्शन हम डिटरमाइन करेंगे, या फिर इसे भी हम प्रूव करेंगे कि सर्कुलर सेक्शन में कोर की लेंथ क्या होती है या फिर कोर का डाया कितना होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी